हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी शैक्षिक मूल्यांकन को पढ़ रहे हैं और इससे हमारा पहला चैप्टर है मापन और मूल्यांकन, जिसमें हम लोग मापन को पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मापन के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा था कि मापन के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकारों को हमने समझा था अच्छे तरीके से उदाहरण के थ्रू। तो चलिए आज देखते हैं कि शिक्षा में मापन के आवश्यक पद। तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे कि शिक्षा में मापन के आवश्यक पद होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे पहला दिया हुआ है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे तो वह शैक्षिक क्षेत्र हो या कोई अन्य, मापन की प्रक्रिया के 4 पद हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा मापन होता है वह चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर अन्य किसी मापन की प्रक्रिया हो, उसमें कितने पद होते हैं? तो आपके 4 पद होते हैं। चारों पद आपके कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए दिया हुआ है शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। दूसरा है आपका उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन। और तीसरा आपका दिया हुआ है मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकलन। चौथा है आपका परिणामों की व्याख्या। तो चलिए सबसे पहला वाला हम पढ़ते हैं, यानी शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। तो दिया हुआ है इसमें कि जिस प्रकार से सागर की समस्त लहरों को गिनना असंभव होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की संपूर्ण व्यवहार ना तो निरीक्षित किया जा सकता है और न ही समस्त पहलुओं को एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसमें जो व्यक्तित्व होता है, जिस तरीके से एक सागर जो समुद्र होता है उसकी जो लहरें होती हैं उसको गिन पाना क्या होता है, असंभव होता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है उसका जो व्यवहार होता है, यानी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को ना तो हम क्या आप किसी व्यक्ति को देख के समझ सकते हैं कि ये कैसा है, उसका निरीक्षण हम थोड़े समय में ना ही कर सकते हैं और ना ही उसके समस्त पहलुओं का हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अनमोल खजाने की तरह होता है, जो असंख्य शील गुणों एवं विशेषताओं से भरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति के शील गुण की परिभाषा हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है ना। क्या कह रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं उनको नहीं गिन पाते हैं, उसी तरीके से एक जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व को भी समझना या उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण अध्ययन करना असंभव है, यानी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसका जो व्यक्ति का व्यक्तित्व एक अनमोल खजाना होता है और व्यक्ति में कैसे असंख्य शील गुण होते हैं। तो असंख्य चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं ना। तो उसी तरीके से बता रहा है कि असंख्य शील गुण एवं उनकी विशेषताएं जो होती हैं व्यक्तित्व में भरी होती हैं और प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसके शील गुण की परिभाषा हर एक व्यक्ति से अलग होती है। तो ये चीज़ दिया है आपका शील गुण निर्धारण में, इसकी परिभाषा में उदाहरण जैसे दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति की दृष्टि में बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर आसानी से दे दे, है ना। कुछ व्यक्ति क्या सोचते हैं कि सबसे बुद्धिमान वही होता है जो क्या कर सकता है, कठिन से कठिन जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर आसान भाषा में दे दे। और कुछ उसे बुद्धिमान कहते हैं जो संसार के बारे में अधिक जानता है ना। कुछ लोग उनको बुद्धिमान कहते हैं जो संसार के बारे में अच्छी तरीके से जानता है या अपने व्यवसाय में अधिक उन्नत कर रहा है। जो व्यक्ति ऐसा है कि अपने व्यवसाय यानी जो व्यापार कर रहा है उसमें अधिक उन्नत कर ले रहा है, उसी को क्या कहते हैं, ये बहुत बुद्धिमान है। इसी प्रकार व्यक्तित्व की कसौटी भी हर व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग होती है। अतः किसी भी गुण का मापन करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उस गुण विशेष में मापनकर्ता का क्या तात्पर्य है। मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मापनकर्ता होता है, मापनकर्ता माने जो मापन करता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मापनकर्ता। तो व्यक्ति जैसा देखता है, जैसे मापनकर्ता तात्पर्य देता है, उसी तरीके से क्या करता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखता है कि हाँ ये ऐसे अच्छे हैं, वो ऐसे अच्छे हैं। तो इसी में आपको क्या दिया गया है कि व्यक्ति जो होते हैं अलग अलग उनके व्यक्तित्व भी होते हैं और जो अलग अलग मापन करता होते हैं उनकी दृष्टि भी अलग अलग होती है मापने की। तो यही शील गुण की आपकी परिभाषा थी। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा दिया हुआ है उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन, जिसमें
दिया है कि मापन की गुण एवं उद्देश्य को निश्चित करने के पश्चात मापनकर्ता उन्हें मापने हेतु उपयुक्त उपकरण एवं विधियों का चयन करता है। किसी भी विषय की उपलब्धि का मापन करने के लिए हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी प्रकार की उपलब्धि का मापन एक ही उपलब्धि परीक्षण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मापनकर्ता परीक्षण के उद्देश्य एवं परीक्षार्थियों के अनुसार परीक्षण का चयन करता है। कहने का यहाँ पे देखिए, उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन करने में क्या कह रहा है कि जो मापन के गुण होते हैं तथा मापन के जो उद्देश्य होते हैं उसको हम क्या निश्चित करने के लिए जो मापनकर्ता होते हैं मापने के लिए क्या करते हैं, उपयुक्त यानी जैसी माप रहती है उसी के अनुसार उपकरण एवं विधियों का चुनते हैं और किस भी विषय में उपलब्धि का मापन करने के लिए क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। लेकिन सभी प्रकार की जो बुद्धि का मापन होता है, मतलब जितनी भी बुद्धियां होती हैं उन प्रकार का मापन एक ही उपलब्धि परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी ऊपर आप लोग क्या पढ़े हैं कि व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो क्या एक जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है, तो क्या हम एक ही उपकरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। वही इस चीज़ में कह रहा है कि जो मापन करता होता है उसको मापने का उसका उद्देश्य क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को देखकर वैसे ही मापन उपकरण के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ सके हैं कि जिससे हम क्या करते हैं, मापन करते हैं, उसी को मापन उपकरण, और जिस विधि द्वारा हम मापते हैं उसी को हम मापन विधि कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जिस तरीके से मापन करता मापन की गुण एवं उद्देश्यों को निश्चित करता है उसी प्रकार का वह उपकरण लेता है और उसी प्रकार की विधियों का प्रयोग करके वो मापन करता है और उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करता है। लेकिन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति में बहुत सारी व्यक्तित्व होते हैं और बहुत सारे व्यक्तित्व को एक ही उपकरण के द्वारा नापना संभव नहीं है। और एक ही क्या करते हैं, क्या किसी व्यक्ति के एक ही उपकरण के द्वारा हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो यही चीज़ आपका उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन के अंतर्गत बताया गया है। देखिए उदाहरण दिया है कि यदि मापनकर्ता बुद्धि को एक अमूर्त चिंतन के रूप में परिभाषित करता है तो उसे बुद्धि का ऐसा परीक्षण प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें चिंतन से संबंधित सभी समस्याओं का मापन किया जा सके अथवा उसमें सभी प्रश्न उसी गुण से संबंधित होने चाहिए जिस गुण का मापन करना है, क्योंकि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि के अभाव में यथा गुण का अभाव मापन संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नीचे कि ये उदाहरण में कि यदि मापन करता है यानी जो मापने वाला है वो बुद्धि की एक अमूर्त चिंतन, अमूर्त ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई ना दे, ठीक है। मूर्त और अमूर्त आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी। मूर्त चीज़ मतलब जो हमको दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अमूर्त ऐसी चिंतन जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे। उसको अगर एक मापन करता है क्या कर रहा है, बुद्धि के अमूर्त चिंतन को परिभाषित कर रहा है, तो क्या करेगा, बुद्धि का ऐसा परीक्षण का प्रयोग करेगा जिसमें चिंतन की जो सभी समस्याएं हैं वो मापन किए जा सके और जिस बुद्धि का मापना है और उसी प्रकार से उसके गुण हो उसी से संबंधित क्या होने चाहिए, प्रश्न रख, जैसा हमको मापन करना है उसी से संबंधित प्रश्न को हमको रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम दूसरे प्रश्न रख देंगे और मापन का उपकरण दूसरा लिए रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके मापन जो होगा वो संभव नहीं है। तो यही उपयुक्त उपकरण एवं विधियों में आपको बताया गया है कि जैसे हम मापन करते हैं जिस चीज़ का उसी के अनुसार हमको विधि और उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा हमारा है मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन के बारे में चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधि का चयन करने के बाद मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आपको पहले में बताया कि सील गुण वाला कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होते हैं। दूसरे में हमको क्या बताया कि जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व रहे या जैसा हमको जो माप करना हो व्यक्तित्व में उसी के अनुसार उपकरण एवं विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा हमको क्या कह रहा है कि जो उपयुक्त मापन उपकरण अथवा जो विधि का चयन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे मापन करता उसका प्रशासन करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन। जैसे दिया है, यदि छात्र की अमूर्त चिंतन की योग्यता मापने के लिए मापनकर्ता ने बुद्धि
किसी बुद्धि परीक्षण का चयन किया तो वह पहले उसका प्रशासन करेगा। इसके पश्चात उपरोक्त व्यवहारों को चुनकर उन्हें अंकात्मक रूप से व्यक्त करेगा, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर व्यक्ति जो छात्र है उसके अमूर्त चिंतन की योग्यता को माप रहा है, मापन करता, तो किसी बुद्धि परीक्षण का चयन करेगा। बुद्धि परीक्षण का जब चयन करेगा उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे क्या करेगा, प्रशासन करेगा। प्रशासन करने के बाद जो उसके व्यवहार होंगे उनको चुनेगा और उनको अंकात्मक यानी जो अंक होते हैं उसको रूप में व्यक्त करेगा, यानी अंक प्रदान करेगा, इतने इतने अंक दिए हैं। तो यही क्या कहलाता है, मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन कहलाता है। चौथा और लास्ट है इसमें, देखिए परिणामों की व्याख्या, मतलब जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या कैसे करेंगे। दिया है कि मापन प्रक्रिया का अंतिम और चौथा पद परिणामों की व्याख्या है। क्या कह रहा है कि जो मापन की प्रक्रिया होती है उसका अंतिम पद क्या होता है, चौथा है, और लास्ट है परिणामों की व्याख्या। जैसे उदाहरण दिया है कि यदि प्रयोगकर्ता ने किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्र की अमूर्त चिंतन संबंधित बुद्धि का मापन किया तो वह उसके संपादन से प्राप्त परिणामों की से बुद्धि लब्धि की गणना करके छात्र की अमूर्त चिंतन संबंधी बुद्धि की व्याख्या करेगा। मापन मुख्य रूप से हमारे दो प्रश्नों का उत्तर देता है, कितने और कितना। क्या कह रहा है कि हम जब मापन करेंगे परिणाम कैसे प्राप्त करेंगे, जब हम उसकी पूरी बुद्धि का क्या करेंगे, अंक प्रदान कर देंगे, तब हम क्या करेंगे, वो अगर छात्र है तो उसकी हम बुद्धि लब्धि निकालेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि निकालने के बाद जो मापन के मुख्य रूप से हमारे दो प्रश्न होते हैं कौन कौन से, तो एक कितना और कितने, मतलब कितना उसको प्राप्त हुआ, जो नंबर होता है बुद्धि परिणाम निकालने के बाद परिणाम कितना प्राप्त हुआ, और उसके पश्चात यह निश्चित करेंगे कि छात्र की जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है या नहीं है, और यदि है तो कितनी है ना। कि मतलब अगर छात्र में अमूर्त चिंतन की योग्यता है तो कितनी है, जैसे ऊपर दिया है कि कितना और कितने दो चीज़ों में हाउ मेनी हाउ मच पूछेंगे ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम अमूर्त चिंतन निकाल रहे हैं किसी व्यक्ति का, किसी छात्र का बुद्धि लब्धि के द्वारा, तो पूछेंगे कि है कि नहीं है, अगर बुद्धि लब्धि है तो कितनी है। तो यही क्या कहता है, परिणामों की व्याख्या करता है। तो शिक्षा में मापन के आवश्यक पद 4 थे, चारों यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगला हम लोग पढ़ते हैं शैक्षिक मापन के स्तर, मतलब जो शिक्षा के मापन के स्तर हैं वो कितने होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कर पढ़ते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं और थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हो हमारे चैनल पे, नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।